हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका स्वागत बहुत बहुत करता हूँ इस अपने छोटे से यूट्यूब के परिवार पे हिंदी प्रैक्टिस किंग पे। तो हम लोग छोटी सी शुरुआत किए हैं हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला को, हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग सॉल्व करने के लिए। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 4.2 भर्ती से रिलेटेड और यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो भी प्रश्नोत्तरी हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं, इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों की श्रृंखला में। इस श्रृंखला में यह किताब को आपको बिल्कुल फ्री में यूथ कंपटीशन में पढ़ा रहा हूं। इसमें 13,000 से भी ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला होगी। अगर ध्यान से आप लोग दे ले जा रहे हैं तो मैं यह नहीं कहता कि आपको 100% मैं इसमें गारंटी देता हूं कि मैं सारे प्रश्न यहीं से फंसा दूंगा, लेकिन हाँ, इतना उम्मीद के साथ जरूर कर रहा हूँ कि 80% से ज़्यादा प्रश्न यहीं से आएंगे। इतने मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। नहीं तो परीक्षा के बाद आप लोग मिला लीजिएगा कि इस पूरे सेशन में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रश्नों की श्रृंखला से आया था। मैं नहीं कहता 100% दूंगा, लेकिन 80% की गारंटी जरूर लेता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो है सीधे बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड और जो भी यूपी टीजीटी एग्जाम हो रहा है उससे रिलेटेड प्रश्नों की श्रृंखला मैं चालू करने जा रहा हूँ। तो चलिए हमारे साथ सम्मुख बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए साथियों। तो प्रश्न नंबर 26 आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था, या हिंदी साहित्य कोश की भूमिका में छपा था, या हिंदी साहित्य सागर की भूमिका में छपा था, या हिंदी सरित सागर की भूमिका में छपा था। अपने अपने प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में पिन करिए और लास्ट में देखिए कि आप लोग कितने प्रश्नों के उत्तर को सही सही कर ले जा रहे हैं। देखिए, अपने तैयारी को जांचिए और परखिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में रचा गया था, इसको क्या किया था? प्रकाशित किया था। प्रकाशन संस्था कौन थी? काशी नागरिक पचाड़ी सभा काशी थी। यह कब छपा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में छपा था। हिंदी साहित्य कोश के संपादनकर्ता कौन थे? हिंदी साहित्य कोश के संपादनकर्ता धीरेन्द्र वर्मा जी थे। कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा जी थे। धीरेन्द्र वर्मा जी थे। हिंदी साहित्य सागर क्या है? यह शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का जो यह इतिहास है, इसी का क्या है? संक्षिप्त रूप है। यह क्या है? इसी का संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप यह पुस्तक है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथों के नाम बताइए। कौन कौन से हैं जो शिव सिंह सरोज में ये शामिल हैं? राम सतसई, ऑप्शन बी कड़खा रामायण, ऑप्शन सी ये दोहावली, ऑप्शन डी है कवित्त रामायण। नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार आप लोग बताइए, क्या यह दोनों शामिल हैं कि या फिर ऑप्शन बी यह कड़खा और दोहावली शामिल हैं, या फिर ऑप्शन सी दोहावली और कवित्त शामिल हैं, या ऑप्शन डी कड़खा और कवित्त शामिल हैं? बताइए, शिव सिंह सरोज में कौन कौन सी रचनाएं शामिल हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राम सतसई एक है और एक कड़खा रामायण है। दोहावली के रचनाकार कौन है? दोहावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। आप लोग बता दीजिए कवित्त रामायण के रचयिता कौन है? कवित्त रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास ये भी हैं। क्या नाम है? तुलसीदास। राम सतसई के रचनाकार कौन है? राम सहाय दास। कौन है? राम सहाय दास। राम सहाय दास। कड़खा रामायण के रचयिता कौन है? बता दीजिए आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में। कड़खा रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। देखिए, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है शुद्ध रूप वाल्मीकि, न कि छोटी की मात्रा। यहाँ एक बड़ी की रहेगी एक छोटी की रहेगी, ऐसे वाल्मीकि लिखा जाता है शुद्ध रूप व्याकरण की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। सुमेलित कीजिए कौन सा इसमें, सुमेलित कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है, पूछा गया है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की इतिहास ग्रंथ कौन सा है, या फिर अयोध्या सिंहोपाध्याय का कौन सा है इसमें इतिहास ग्रंथ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इसमें आचार्य ग्रंथ कौन सा इतिहास ग्रंथ है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी का कौन सा इतिहास ग्रंथ इसमें है? बताइए आप लोग सही से जवाब। मैं कल ट्रिक के माध्यम से कुछ बताया था, उसमें आप लोग बताइए। एक हम लोग के सर हुआ करते थे, उनका नाम पन्ना लाल था। वो हम लोग को फिजिक्स पढ़ाते थे,
लेकिन वो क्या, उनकी एक पैथोलॉजी चलती थी। तो पन्ना लाल जो है उनसे क्या हम लोग पैथोलॉजी चलती थी, तो जाते थे तो इनसे बहुत विमर्श किया करते थे। क्या करते थे, बहुत विचार विमर्श हम लोग किया करते थे कि सर ये बताइए इस बीमारी का इलाज क्या होगा, इस बीमारी का इलाज क्या होगा, ऐसे हम लोग विमर्श किया करते थे। ऐसे आप लोग भी याद रखिए ट्रिक के माध्यम से। हिंदी साहित्य का विमर्श किनका है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। और उसके बाद देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी HPD, मैंने कल क्या बताया था ट्रिक के माध्यम से, हजारों रुपए की भूमि हो गई। तो भूमि खोजिए कहाँ है, भूमि यहाँ पे दिखा है। भूमि कितनी है, हजारों महंगी हो गई है। और ये कब लिखे थे, 1940 में। यानी कि ऐसे ट्रिक से याद रख लीजिए कि 1940 रुपये की भूमि, मात्र 1 कट्ठा या 1 लट्ठा, जो भी आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से याद करिए कि हजारों रुपये की क्या है, भूमि है। हजारों रुपए भूमि क्या है, महंगी हो चुकी है, या हजारों रुपए की भूमि है। बहुत ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिए। तो यानी कि देखिए, पहले का दूसरा किस ऑप्शन में है, पहले का दूसरा, एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। यानी कि ये 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसे आप लोग एग्जाम हॉल में करिएगा, इस 2 ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए, कट गया, या तो B होगा या तो D होगा। आप देखिए, कल ट्रिक के माध्यम से मैं राम स्वरूप चतुर्वेदी को भी बताया था कि राम भगवान क्या है, गिलहरी से, बंदरों से, सबसे क्या कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं। प्रेम भावना, यानी कि बहुत संवेदनशील हैं, बहुत भावात्मक हैं हमारे राम जी। क्या है, संवेदनशीलता से आप क्या याद रख सकते हैं। तो याद करिए। तो फिर जो ऑप्शन बचा है क्या, हिंदी भाषा और उसका साहित्य। यानी कि जहाँ भाषा की बात आ जाए वहाँ हरि का नाम लीजिए कि हरि भगवान जी मुझे क्या है, भाषा का ज्ञान दीजिए, मुझे हिंदी पढ़ाइए। ऐसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से आप बनाइए, आप लोग अपने से बनाइए और बढ़िया बनेगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पहला, यानी कि तीसरे का 1 नंबर में, यानी तीसरे का 1 नंबर कौन सा है, यह 2 ऑप्शन कट गया है। तो तीसरे का ए कौन सा है, यह भी कट गया, ए नहीं है। तो कौन सा सही हुआ, यही सही हुआ। यानी कि ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। ऐसे आप लोग करिएगा। तो सबको याद हो गया, हरिओज जी का, रामस्वरूप जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, सबका याद हो गया। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा संतुष्ट नहीं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में इनकी सारी रचनाओं को देख लेते हैं। एक तो आप लोगों ने भूमिका देख लिया, हिंदी साहित्य का भूमिका। एक और इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, वह कब है, 1952 में है। और आदि भी क्या है, बहुत महंगी है। आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो आदि से आदि है ना, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदि क्या है, बहुत महंगी है। देखते हैं 10 रुपये 20 रुपये थोड़ा सा ही देते हैं। तो ऐसे याद भी रख सकते हैं कि 1000 रुपये की क्या अदरक है या आदि है, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इनकी एक और रचना क्या है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। यानी कि हमें भूमि पर आदि को बोना है तभी विकास होगा। और क्या, पहले उद्भव मतलब उगेगी, फिर उसके बाद उसका विकास होगा। ऐसे याद रखें, तीनों रचनाओं के बारे में हो गया। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। यह इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, बताइए। जस्ट मैं अभी पीछे बता चुका हूँ, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है शुक्ल जी हैं, ऑप्शन बी है नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा जी हैं। बताइए तब तक इन सभी लोग के रचनाओं के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ बताइए कि इनकी कौन कौन सी इतिहास ग्रंथ ये लोग लिखे हैं, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं बताया हूँ कि आदि क्या है, बहुत महंगी है। कितने 1000 रुपये की किलो मान लीजिए, कितने आदि है, 1000 रुपये। 1000 रुपये से क्या हो गया, 1000 रुपये किलो। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्या करिए, याद रखिए कितना है, हज़ार रुपये किलो अदरक है। और क्या है, महंगा क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका। यानी भूमि क्या है, हजारों की भूमि है। और क्या है, उस पर अदरक, भूमि पे अदरक बोएंगे तो क्या हो गया, विकास होगा। और विकास और वृद्धि, ये सब क्या होगा, हिंदी साहित्य का विकास। ये किसकी रचना है, HPD की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऐसे आप लोग तीनों रचनाएं इनको याद रख लीजिए। यानी कि इनके 3 अक्षर में 3 अक्षर है और 3 इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य से रिलेटेड हैं। ऐसे आप लोग याद रखिए। शुक्ल जी की रचना कौन है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और कब है, 1929 में है। सबसे प्रमाणित यही रचना है इनकी। नलिन बिलोचन शर्मा जी की मैं कल ट्रिक के माध्यम से बताया था कि नलिन बिलोचन क्या है, आँख का पर्यायवाची है। और बिलोचन से हम लोग क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन, जहाँ भी दर्शन दिख जाए वहाँ पे क्या है, बिलोचन है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है, नलिन बिलोचन शर्मा का। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिए। रामविलास शर्मा की एक पुस्तक है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। यानी कि आप लोग याद हैं, जहाँ भी राम जी क्या है, विलास से याद रखिए, विलाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राम जी विलास से विलाप कर रहे हैं। विलाप के भाई क्या है, एक समस्या ही है विलाप करना सीता के वियोग में।
तो क्या है इनका, ऐसे याद रखिएगा, यानी कि पहले इनके जो भी रचनाएं हैं उनके आगे पहले भारतीय लगा होगा, यानी कि राम जी क्या हैं, भारत के ही रहने वाले भारतीय, ऐसे याद रखिएगा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, लिख दे रहा हूँ, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, इतिहास की समस्याएं, इतिहास की समस्याएं, यानी कि समस्या यही है भाई। और यह कब इनको इसकी रचना किए थे, 1987 में। कब, 1987 में। ऐसे याद रखिएगा आप लोग ट्रिक के माध्यम से। क्या है, एक समस्या है, क्या है, यानी कि यहाँ से बिलास से हो गया विलाप करना, और क्या इनके ट्रिक के माध्यम क्या है, भारतीय, यानी कि यही ट्रिक आप लोग अपनाइएगा। भारतीय, इनकी जो भी पुस्तक आएगी उसमें भारतीय जरूर लगा रहेगा, या तो भारतीय भाषा की समस्या, भारतीय साहित्य की समस्या, ऐसे इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्नों को चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए मुनि जिन विजय हैं, ऑप्शन बी है मोतीलाल मेनारिया हैं, ऑप्शन सी है टीकम सिंह तोमर हैं, या ऑप्शन डी पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी हैं। बताइए, इसको भी ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, कभी नहीं आप लोग को भूलेगा। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तब तक बताइए, मोतीलाल मेनारिया की पुस्तकों के नाम बता दीजिए, टीकम सिंह तोमर की जो है हिंदी ग्रंथ कौन सा वो बता दीजिए, और मुनि जिन विजय की रचना बता दीजिए, गौरी शंकर ओझा की रचना बता दीजिए। कुछ ना कुछ बताइए आप लोग, कार्य करिए कमेंट बॉक्स में, तभी आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जहाँ भी आपको राजस्थान दिख जाए वहाँ बिना आंख मूंद के मोतीलाल मेनारिया को आप लोग क्या करिए, लगा दीजिएगा। जहाँ भी कुछ भी दिख जाए राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी साहित्य, कुछ भी दिख जाए वहाँ पर क्या होगा, मोतीलाल मेनारिया इज द राइट आंसर। मोतीलाल मेनारिया क्या है, राजस्थानी भाषा, एक तो इनकी यह पुस्तक हो गई राजस्थानी भाषा और साहित्य हो गई, और इनकी एक और रचना है, क्या हुआ, राजस्थानी पिंगल साहित्य। क्या है, राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, पिंगल साहित्य, पिंगल साहित्य, इनकी एक यह रचना है। आप लोग बताएं टीकम सिंह तोमर की रचना क्या है। टीकम सिंह तोमर की रचना हिंदी वीर काव्य है। क्या है, हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य किसकी रचना है, टीकम सिंह तोमर की है। यह कब रचित है, 1945 में यह प्रकाशित हुई। आप लोग बताएं मुनि जिन विजय की रचना कौन सी है। मुनि जिन विजय की रचना स्थूलीभद्र रास है। क्या नाम है उसका, स्थूलीभद्र रास, स्थूलीभद्र रास है। और यह कब रचित है, 1209 में। कब, 1209 ईस्वी में यह रचित हुई। पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा की रचना क्या है, भारतीय प्राचीन लिपि माला। क्या नाम है, भारतीय प्राचीन लिपि माला, भारतीय प्राचीन लिपि माला, लिपि माला। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, बताइए। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी को, तब तक इनके रचनाकारों के नाम भी आप लिखिए। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, या ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, दोनों एक ही ऑप्शन दे दिया है। या फिर तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। सॉरी, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, यहाँ पे स्केच दिया है, यहाँ पे हिस्ट्री दिया है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सही होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नहीं है, नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस नाम से किसने किया, किशोरी लाल गुप्त ने किया। आप लोग बताइए द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी के बारे में पूरा डिटेल बताइए। इसके लेखक कौन है, चलिए मैं बता देता हूँ सब कुछ इसके बारे में डिटेल। किसके बारे में, इस्तवार द ला, इस्तवार द ला लिटरेचर, लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। क्या नाम है, एंदुई ए हिंदुस्तानी, ए हिंदुस्तानी। पहले तो इसके जो है, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार गारसा द तासी हैं। कौन है, गारसा द तासी जी हैं। और यह कहाँ के रहने वाले थे, यह कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रेंच के, यानी फ्रांस, यानी कि फ्रेंच विद्वान थे।
और इस रचना को कब कब रचित यानी प्रकाशन कितने बार हुआ? 2 बार प्रकाशित हुआ। एक प्रथम भाग, इसका प्रथम भाग में रचित है और एक द्वितीय भाग, 2 भागों में क्या है प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग जो है 1839 ईस्वी में इसकी प्रकाशन हुआ और 1847 में प्रथम इसका प्रकाशन है इस 2 वर्षों में हुआ। जो द्वितीय प्रकाशन है 1871 ईस्वी में इसका प्रकाशन दूसरी बार हुआ। और यह रचना क्या है? अमनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक का मतलब इसको कई आधारों पे क्या है यह गलत पाया गया। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे तो पहले तो वर्ण क्रमानुसार दे दिया है, वर्ण क्रमानुसार, यानी कि जैसे हेमंत का जो है जन्म बाद में हुआ है लेकिन पहले हुआ है, लेकिन हेमंत को क्या है बाद में इस रचना में जोड़ा गया है। और अंगद का जन्म जो है बाद में हुआ है, लेकिन अंगद क्या है ए से उनका नाम आ रहा है, तो इसको क्या है पहले रचनाकार दे दिया गया है। यही सब इसमें क्या है भ्रांतियाँ हैं, इसीलिए इसको क्या है अमनोवैज्ञानिक रचना माना जाता है। और इसमें कितने 738 कवियों को स्थान दिया गया है, जिसमें से 72 कवि क्या हिंदी के हैं, 72 कवि हिंदी के हैं और जो बचे हुए कवि हैं वो क्या हैं उर्दू के हैं। बचे हुए कवि किसके हैं? उर्दू के हैं। और इसका हिंदी अनुवाद यानी कि इस पुस्तक का हिंदी यह तो फ्रेंच में है, फ्रेंच में रचित है। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? पूरा इसके बारे में पोस्टमार्टम इस वीडियो में हो जाएगा। इसको अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। और किस नाम से किया? किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास। किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास। और किस सन में किया? 1952 में। कब किया? 1952 में किया। 1952 ईस्वी में किया। इतना डीपली तो इसके बारे में बहुत है। अब ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आप लोग ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिए। स्केच कौन बनाता है? जैसे हम लोग व्हाट्सएप में बनाते हैं तो उसमें एडमिन जो है क्या है, वहीं सब लोग एडमिन है, सब कुछ करता धरता रहता है कोई ग्रुप का। तो इसको लोग क्या याद रखिएगा? पादरी एडविन ग्रिप्स। क्या नाम है उनका? पादरी एडविन ग्रिप्स। एडमिन से याद रखिएगा, एडविन से एडमिन, एडविन ग्रिप्स याद रखिएगा ऐसे ट्रिक के माध्यम से। ये हिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे हिस्ट्री दिया, ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के रचनाकार कौन है? इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। F.E.K हैं, याद रखिएगा। ए यहाँ पे दिया है, ए यहाँ पे दिया है, ऐसे याद रखिएगा। 2 ही रचनाएं हैं जो ए स्केच और ए हिस्ट्री नाम से चालू होते हैं यानी शुरू होती हैं। अब ऐसे, और इसमें भी आप लोग को कन्फ्यूजन होगा तो स्केच से आप जानते हैं स्केच कौन बनाता है? एडमिन साहब बनाते हैं। ऐसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। इसके बारे में तो लिखा ही है, कौन है? किशोरी गुप्त हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? बताइए। 1600 से 1800 विक्रमी संवत, यहाँ याद रखिएगा विक्रमी संवत है। और हम लोग विक्रमी संवत में से -57 वर्ष घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? ईस्वी निकल जाती है। 1600 से 1800 विक्रमी संवत माने हैं, या फिर 1700 से 1900 विक्रमी संवत माने हैं, या 1500 से 1750 विक्रमी संवत माने हैं, या 1600 से 1850 विक्रमी संवत माने हैं। बताइए इसका सही जवाब। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा है। इन्होंने क्या रीतिकाल की समय सीमा माना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 1700 से 1900 क्या है विक्रमी संवत इसने क्या है शुक्ल जी ने माने हैं। अच्छा, शुक्ल जी द्वारा जो है कालों के नाम बता दीजिए। शुक्ल जी ने क्या क्या कालों के नाम दिए बताइए आप लोग। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल नाम दिया, यानी वीर काल कह सकते हो, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। और क्या नाम दिया इन्होंने? भक्ति काल। भक्ति काल नाम किसने दिया? इन्होंने ही दिया। कहीं कहीं प्रश्न आ जाता है इसको उत्तर मध्यकाल भी बोलते हैं, तो उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, वीर काल, भक्ति काल, और क्या इन्होंने नाम दिया? रीति काल भी नाम इन्होंने ही दिया। और क्या नाम दिया? गद्य काल। क्या कहते हैं ये? गद्य। आधुनिक काल को क्या बोलते हैं? गद्य काल बोलते हैं। कब से कब तक यह है? इनके अनुसार 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत है। यहाँ पे विक्रमी संवत याद रखिएगा, ईस्वी मत लगाइएगा आप लोग। बिहार में पिछली बार यहीं आया था, विक्रमी संवत न देकर यहाँ पे ईस्वी लिख दिया था, और बहुत से लोग का गलत यहीं करके आए थे, ध्यान नहीं दिए विक्रमी संवत और ईस्वी में। 1375 से ये माने हैं 1700 तक। कब? 1700 तक विक्रमी संवत है इसका।
और रीतिकाल की समय सीमा किसने माने हैं, जो यहीं दिया है, कितना है 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक है। और गद्यकाल की समय सीमा कितने माने हैं, 1900 से 1984 तक माने। कितने, 1900 से 1984 तक क्या है गद्यकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माने हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बताइए कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखे हैं। ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा जी नहीं लिखे हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं लिखे हैं, या ऑप्शन सी है डॉक्टर नागेंद्र जी नहीं लिखे हैं, या ऑप्शन डी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी नहीं लिखे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर नागेंद्र जी ने नहीं लिखा है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास क्या किया है, नहीं लिखा है, बल्कि इसका क्या किया है, संपादन किया है। क्या किया है, संपादन। इनका क्या किया है, संपादन किए हैं। राम कुमार वर्मा जी ने क्या, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मैं बताया हूँ कि राम कुमार से होता है राजकुमार, और राजकुमार का मतलब होता है कि राजा का पुत्र, और राजा का पुत्र क्या करता है भाई, आलोचना करता है, दूसरों को क्या है, आलोचना करता है। जहाँ भी आपको आलोचनात्मक इतिहास आ जाए तुरंत आप लोग आँख मूंद कर राम कुमार वर्मा को लगा लीजिएगा। आलोचनात्मक कौन है, राम कुमार वर्मा, यानी कि वो राजकुमार ऐसा है और वहाँ का राजकुमार ऐसा था। राजाओं के बारे में लोग आलोचना करते हैं ना, आलोचना। इसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। आलोचनात्मक रचनाएं किनकी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचनाएं हैं देख लेते हैं हम लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मैं पिछले वीडियो में, इसी वीडियो में मैं पिछला क्वेश्चन बताया हूँ। कौन, हजारी प्रसाद में क्या है, पहले तो आदिकाल है। इन्होंने क्या है, आदिकाल नाम से बनाया कि हिंदी साहित्य का आदिकाल। लिख दे रहा हूँ, पूरा लिख दे रहा हूँ, हिंदी साहित्य का आदिकाल। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो क्या आप लोग को पूरी जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल, आदि क्या है, 1000 रुपये महंगा है, याद रखिए। कब है, 1952 में। और क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, भूमि कितनी, 1000 रुपये की है, ऐसे याद रखिएगा। भूमिका कब है, 1940 में इन्होंने इस पुस्तक का जो है विमोचन किया। और एक और इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। मैं बताया हूँ कि आदि यानी कि अदरक हम लोग भूमि में बोएंगे तभी उसका क्या है, उद्भव होगा, यानी कि जमेगी, उगेगी। और क्या होगा, उसका विकास तभी होगा। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग तीनों रचनाओं के बारे में देख लीजिए। यह कब है, 1952 में अभी है। ट्रिक के माध्यम से ऐसे आप लोग याद रखिएगा। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के मैं बता ही चुका हूँ, चलो मैं इनको बारे में बता चुका हूँ। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या नाम है, हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास कब है, 1952 में इसकी भी रचना हुई। कौन की है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इतना डीपली तो बहुत है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, बताइए। मिश्र बंधु विनोद ने दिए हैं, या शिव सेंगर ने दिए हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए हैं, या सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिए हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने दिए हैं। मिश्र बंधुओं ने, कल मैंने बताया मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है, आप लोग बताइए। मैं इतना बताऊं, 3 देव हैं उसमें, श्याम बिहारी और सुखदेव। सॉरी मैं बता दिया, आंसर लिख कर दिया। कौन कौन है, श्याम है और कौन है, बिहारी। 3 लोग हैं, बताइए आप लोग। श्याम, सुखदेव और एक लोग कौन है, बताइए। मिश्र बंधुओं में, मिश्र बंधुओं की रचना कौन सी, बताइए। और इस प्रश्न का सही जवाब पहले बताइए आप लोग, उसके बारे में इस प्रश्न का पूरी तरह व्याख्या कर रहा हूँ। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाए। कितना आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। और मिश्र बंधु ने पुस्तक कौन सी लिखी, मिश्र बंधु विनोद। कौन सी लिखी, मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम है, मिश्र बंधु विनोद नाम है। और इसमें कितने रचनाकारों को इन्होंने सम्मिलित किया, यहाँ पर लगभग दिया होगा, लगभग दिया है। और इन्होंने एग्जैक्ट अगर पूछ ले तब हो जाएगा 4591 रचनाकार को, कवियों को क्या इसमें शामिल किया इन लोग को। और शुक्ल जी क्या कहते हैं इन लोग के, इनको बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहते हैं। और इन लोग को क्या है, बहुत परिश्रमी संकलनकर्ता कहते हैं। कौन कहते हैं, शुक्ल जी। किनको कहते हैं, मिश्र बंधु लोग को कहते हैं। और इसका प्रकाशन कितने भागों में हुआ, 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भाग का जो प्रकाशन कब हुआ, 1913 में हुआ। और चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ, 1934 में हुआ। ये तो रहा मिश्र बंधु विनोद के बारे में। थोड़ा सा शिव सिंह सेंगर के बारे में देख लेते हैं। इनकी रचना कौन कौन सी है। एक तो शिव सिंह सरोज है, और यह क्या है, वर्ण क्रमानुसार। पहले तो लिख लेता हूँ, शिव सिंह सरोज।
शिव सिंह सरोज, इनके क्या है, रचना है। कब, 1883 में। कब, 1883, 1883 में क्या है, रचित है यानी प्रकाशित है। और यह रचना क्या है, वर्ण क्रमानुसार है। किस क्रमानुसार, वर्ण, जिस तरह गारसा दत्तासी ने वर्ण क्रमानुसार किया है उस तरह यह भी क्या है, वर्ण क्रमानुसार है। और इसमें कितने कवियों को इन्होंने सम्मिलित किया है, 838 कवि को। कितने, 838 कवियों को क्या इसमें सम्मिलित किया है। शुक्ल जी की जानते हैं पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे प्रसिद्ध इतिहास, सबसे मधुर इतिहास, सबसे प्रमाणित इतिहास। कब, 1929 में। और इन्होंने अपनी किताबों में कितने कवियों को शामिल किया है, 1000 कवियों को क्या है, स्थान दिया है। और यह रचना किस पद्धति में करते थे, विधेयवादी पद्धति में करते थे। विधेयवादी पद्धति में कौन करते थे, शुक्ल जी करते थे। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, जिनके इस पद्धति के जनक तेन हैं, तेन। और इन्होंने विधेयवादी पद्धति में किसको किसको स्थान दिया, जाति, वातावरण और क्षण, 3 चीज़ों को इन्होंने क्या किया, स्थान दिया। जाति, वातावरण और क्षण को क्या किया, स्थान दिया। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। ग्रियर्सन के बारे में देख लेते हैं। इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही पुस्तक है, जानते हैं आप लोग, वही जाना माना नाम, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने कितने 952 कवियों को अपने क्या किया है, शामिल किया, यानी कि अपने स्थान दिया अपने रचना में। इतना डीपली तो बहुत है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इतना डीपली यूट्यूब पे और प्रैक्टिस कोई नहीं कराया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है, बताइए। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ का जो नामकरण किया वो किस आधार पर किए थे, परंपरा के आधार पर किए थे, या फिर युग की प्रवृत्ति के आधार पर किए थे, या फिर प्रमुख ग्रंथ उसमें कौन कौन थे उसके आधार पर किए थे, या फिर किसी के नहीं अपने मन से कर दिए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युग की प्रवृत्ति। उस समय उसकी प्रवृत्ति क्या रही उसके आधार पर क्या किए थे, प्रवृत्ति के आधार पर रचना किए थे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है, बताइए। विधेयवादी पद्धति है, या फिर वर्णानुक्रम पद्धति है, या कालानुक्रमी पद्धति है, या फिर समाजशास्त्री पद्धति है, बताइए, या फिर आलोचनात्मक पद्धति। एक ऑप्शन हमारी तरफ से ले लीजिए, या आलोचनात्मक पद्धति। आप लोग बताइए इन पद्धतियों के बारे में, बताइए कि इन पद्धतियों किसने किसने अपनाया है। विधेयवादी पद्धति किसने अपनाया है, कालानुक्रम पद्धति किसने अपनाया है, वर्णानुक्रम पद्धति किसने अपनाया है, किसने अपना कर रचनाएं की इन सब पद्धतियों में। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति। सबसे विकसित पद्धति कौन है, विधेयवादी पद्धति। इसको अपनाया किसने, इसको अपनाया शुक्ल जी ने। किसने, विधेयवादी पद्धति किसने अपनाया, शुक्ल जी ने। अभी जस्ट मैं पीछे ही बताया हूँ कि इसके जनक कौन है, तेन है। उन्होंने इस पद्धति में किसको किसको स्थान दिया, उस समय का क्षण, यानी कि उस समय का समय क्या था, वातावरण क्या था, माहौल क्या था, इस सब को क्या है इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। और तेन कहाँ के रहने वाले थे, फ्रेंच के रहने वाले थे। और वर्णानुक्रम पद्धति, इसका सही जवाब तो ये हो जाएगा वर्णानुक्रम, यानी वर्ण के अनुसार कौन कौन लिखते थे। एक तासी जी लिखते थे और दूसरे शिव सिंह सेंगर लिखते थे। कौन, शिव सेंगर। सेंगर भी क्या अपनी रचना, शिव सिंह सेंगर जो है शिव सिंह सरोज में की रचना किस में किए हैं, वर्णानुक्रम पद्धति में ही किए हैं। समाजशास्त्री की पद्धति के जनक मतलब कौन इनके माने जाते हैं, जनक नहीं सॉरी, मतलब कौन इस पद्धति को अपनाकर अपनी रचना इसी पद्धति में कौन करते हैं। कालानुक्रम बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसकी रचना इसमें कालानुक्रम में कौन कौन करते हैं। पहले तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब हो गए, जॉर्ज ग्रियर्सन जी करते हैं। और कौन है एक लोग, मिश्र बंधु लोग। ये दोनों लोग अपनी रचनाएं किस शैली में करते हैं, कालानुक्रम, यानी कि पहले बताते हैं कि अपनी रचना में कि इस व्यक्ति का पहले जन्म हुआ, इस व्यक्ति का बाद में हुआ। और तासी उसी जी क्या बताते हैं, और शिव सिंह सेंगर ये लोग बताते हैं कि वर्ण क्रमानुसार रखे हैं, किसका नाम पहले आता है उसके आधार पर अपनी रचनाओं में कवियों को जगह दिया है। और समाजशास्त्री पद्धति के आधार पर किसने दिया है, HPD ने। सबसे प्यारे जाने माने अपने पुराने नाम HPD। और आप लोग एक मैं अपने तरफ से दिया था आलोचनात्मक पद्धति। बताइए आलोचनात्मक पद्धति, मैं बताऊं कि आलोचना आया तो किसका नाम लेना है, बताइए। आलोचनात्मक पद्धति शैली में किसने रचना कौन व्यक्ति रचना करते हैं अपने, उनका नाम जानते हैं आप लोग, फिर भी नहीं बता रहे हैं।
राम कुमार वर्मा, सबसे प्यारा नाम राम कुमार वर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? मैट्रिक के माध्यम सब कुछ बता चुका हूँ, जहाँ दर्शन आ जाए वहाँ क्या लगाना है। ऑप्शन ए विजयेंद्र स्नातक जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह जी, ऑप्शन सी में ऑप्शन डी में डॉक्टर विनय मोहन। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा जी। मैं बताया हूँ कि बिलोचन से क्या हो जाएगा? दर्शन। जहाँ भी बिलोचन दिख जाए यानी कि आंखों से क्या करते हैं? देखना। देखने का पर्यायवाची होता है दर्शन, दर्शन मीन्स देखना। इसका सही जवाब हो जाएगा ये। और विजयेंद्र स्नातक ने कौन ग्रंथ लिखे? विजयेंद्र स्नातक ने कौन ग्रंथ लिखे? इन्होंने लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नाम से तो शुक्ल जी भी लिखे थे, लेकिन उनका स्तन अलग था। 1929 में वो लिखे थे और इन्होंने लिखे 1957 में, आज़ादी के बाद इन्होंने लिखे थे। विजेंद्र स्नातक अगर पूछ दे 1957 में तो इनका नाम लीजिएगा। डॉक्टर नामवर सिंह की जो कौन सी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज। क्या ये लिखे हैं? दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज। विनय मोहन कौन सी पुस्तक लिखे हैं? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। क्या लिखे हैं? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, अभ्युत्थान। ऐसा किसने लिखा? विनय मोहन जी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। भारतीय साहित्य की भूमिका का लेखक कौन है? बताइए आप लोग। भारतीय साहित्य की भूमिका मैं बताया हूँ, जहाँ भी भारतीय दिख जाए, आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद है ना, भारतीय दिख जाए, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। ऐसा ना कि भूमिका देखकर लगा दीजिएगा। मैं बताया हूँ पहले भारतीय देखिएगा, प्रश्न सबसे प्रश्न पहले में अगर भारतीय आ जाए तो किसको लगाना है? बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय साहित्य की भूमिका के पुस्तक के लेखक दूधना सिंह है, या रामदरस मिश्र है, या रामविलास शर्मा है, या फिर कोई नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। मैं बताऊं जहाँ भी रामविलास आ जाए, राम भगवान क्या है? विलास कर रहे हैं। और कहाँ राम भगवान कहाँ के थे? भारत के थे। कहाँ के थे? भारत के थे। याद है ना, ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। और विलास कर रहे थे यानी कि रो धो रहे थे। किनके वियोग में? सीता जी के। तो ऐसे याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। रामविलास, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। अन्य रचनाएं क्या हैं? सब में भारतीय भारतीय लगा है। अन्य रचनाएं इनका क्या है? भारतीय साहित्य का समस्यात्मक इतिहास, यहाँ पे तो दिया है साहित्य इतिहास, जहाँ भारतीय होगा, भारतीय लिख दे रहा हूँ, भारतीय साहित्य का समस्यात्मक इतिहास, समस्यात्मक इतिहास। जहाँ भी देखिए यहाँ पे भारतीय लगा है, आप लोग रामविलास शर्मा लगा दीजिएगा। इनकी अगली रचना कौन है? भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। क्या नाम है? भारतीय सौंदर्य बोध, सौंदर्य बोध और तुलसीदास, और तुलसीदास। याद रखिएगा, इस पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब देखने में आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको ऊब रहे होंगे, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला चल रही है सब। भारतीय यहाँ भी लगा तो यहाँ भी कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा हो जाएंगे। दूधनाथ सिंह क्या लिखे थे? इन्होंने कहानी संग्रह लिखे थे। कौन सी कहानी? सपाट चेहरे वाला आदमी। क्या उसका कहानी संग्रह क्या है? सपाट चेहरे वाला आदमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, सपाट चेहरे वाला आदमी। यह क्या है? कहानी संग्रह, याद रखिएगा। और क्या एक और लिखे थे? निराला आत्महंता आस्था। रामदरस मिश्र की रचना क्या है? पानी के प्राचीर। बहुत सारी इन्होंने रचना किए हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, और कौन है? अपने लोग, सूखता हुआ तालाब, रात का सफ़र, बिना दरवाजे का मकान, थकी हुई सुबह, परिवार, आदिम राग। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। चलिए इतना डीपली हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव यानी गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार,
या फिर गद्य की वर्तमान गति नाम खंडों से विभक्त करने की विवेचना किसने किया है? बताइए। बच्चन सिंह ने किया है, शिव सेंगर ने किया है, या रामचंद्र शुक्ल ने किया है, या राम शंकर शुक्ल रसाल ने किया है? इनका देखिए रमा शंकर हर जगह दिया रहता है लेकिन वो गलत होता है। क्या होता है? राम शंकर सही होता है। राम और शंकर ये तो अच्छा नाम है, एक राम भगवान एक शंकर भगवान, दोनों का संयुक्त रूप। और रमा शंकर हो जाएगा तो एक तरह शंकर हो जाएगा, और शंकर से मतलब शिव जी हो गए, और रमा से हो जाएगा लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के साथ तो शंकर जी कहाँ रहते हैं? वो तो उमा के साथ रहते हैं, रमा के साथ तो रहते नहीं हैं। बिहार में पूछा भी था यह प्रश्न, रमा और उमा इसमें पर्यायवाची पूछ दिया तो लक्ष्मी का कौन है? इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? शुक्ल जी हो जाएंगे। वहीं प्यारे जाने माने नाम अपने शुक्ल जी। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है इन्होंने क्या कहा? आदिकाल को इन्होंने क्या कहा? जय काल कहा। क्या कहा? जय काल। आप लोग याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। याद रखिएगा। शिव सिंह सेंगर ने कौन सी रचना की थी? शिव सिंह सरोज की थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? बताइए। ऑप्शन ए है मिश्र बंधु हैं, ऑप्शन बी है रमा शंकर शुक्ल रसाल हैं, या ऑप्शन सी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, या फिर ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल हैं। देखिए यहाँ पे आगे ना रमा शंकर, यहाँ पे रमा शंकर लिखा है लेकिन होगा क्या? राम शंकर होगा। राम शंकर, राम शंकर शुक्ल रसाल। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राम शंकर शुक्ल रसाल हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? राम शंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने क्या उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? कला काल नाम दिया। आप लोग बताइए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? इन्होंने दिया श्रृंगार काल का। क्या नाम दिया? श्रृंगार काल। याद रखिएगा, श्रृंगार काल। आप लोग को मैं कल ट्रिक के माध्यम से बताया था कि इसमें भी देखिए 3 अक्षर हैं, इसमें भी 3 अक्षर हैं, इसमें भी देखिए ये आधे हैं तो ये अभी आधे हैं श्रृंगार। इस ट्रिक से आप लोग क्या करिए, याद रखिए। शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? शुक्ल जी ने रीतिकाल ही बोला था। क्या बोला था? रीतिकाल। में अभी बताया हूँ कि इन्होंने कौन कौन चारों भागों को विभाजित किए हैं। पहले को इन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल कहा, दूसरे को कहा रीतिकाल कहा, दूसरे को भक्ति काल, तीसरे को रीतिकाल, चौथे को गद्य काल। कौन दिया? शुक्ल जी कहे थे। मिश्र बंधु ने क्या कहा था? इन्होंने अलंकृत काल कहा था। अलंकृत काल। ऐसे अलंकृत काल, इसको बता दे रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। यहाँ भी देखिए ऊपर बिंदी है, यहाँ भी ऊपर बिंदी है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। और आप लोग बता दिए तब तक नागेंद्र जी इसको क्या कहे थे? उत्तर मध्यकाल को डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहे थे? रीतिकाल ही कहे थे वो अभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 41 नंबर सवाल है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? बताइए। बहुत प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा प्रश्न है। अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, गारसा दत्तासी जी हैं, या शिव सिंह सेंगर जी हैं, या सुखदेव बिहारी मिश्र जी हैं? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने इसमें कितने 952 कवियों को स्थान दिया है। कितने कवियों को स्थान दिया है? 952 कवियों को। और इसमें क्या है कि सच्चे अर्थों में देखा जाए, सबसे पहली जो है लिखित रचना तो गारसा दत्तासी है, लेकिन अगर सच्चे अर्थ में पूछ दे, अगर लिखा हुआ सच्चे अर्थों में पूछे तो क्या हो जाएगा? पहली रचना लिखित रचना क्या हो जाएगी? जॉर्ज ग्रियर्सन की हो जाएगी। कौन? वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगी। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? इस पुस्तक की हिंदी में अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया था। क्या नाम था? किशोरी लाल गुप्त ने किया था। और वो किशोरी लाल गुप्त और ने किस नाम से किया था? इन्होंने किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। साहित्य का प्रथम इतिहास इस नाम से किया था। आप लोग ट्रिक के माध्यम से इसको भी याद रख सकते हैं। यहाँ क्या है? किशोर लड़के का नाम होता है ना, आप भले किशोरी दिया, थोड़ा सा याद आप लोग रहे। किशोर क्या है? यहाँ पे ग्रियर्सन है। दोनों लोग क्या पुरुष के नाम में आते हैं। भले दोनों लोग पुरुष हैं, ग्रियर्सन भी और गारसा तासी दोनों लोग पुरुष हैं, लेकिन फिर भी एक लोग देखिए तासी, ये लग रहा है कि महिला का नाम है। इसलिए इसकी रचना का अनुवाद किसने किया है?
लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। यानी कि लक्ष्मी जी क्या है, यहाँ पे नाम में भी महिला लग रही है, तासी महिला लग रही है, तो इनकी रचना का अनुवाद किसने किया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का अनुवाद किसने किया है? किशोर यानी किशोरीलाल गुप्त ने किया है। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। और इनके बारे में, तारसी के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि यह फ्रेंच विद्वान है और इनकी रचना इस्तवार दलाल त्रितुर ये हिंदुस्तानी है। इन्होंने वर्ण क्रमानुसार दिया है, सब कुछ जानते हैं। शिव सिंह सेंगर के बारे में जानते हैं कि इनकी रचना का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज है। लिख दे रहा हूँ, बार बार लिखने से आप लोग को भी याद हो जाएगा और सुनने से तो और ज़्यादा याद हो जाएगा, तभी तो परीक्षा हाल में फंसेगा सब कुछ। शिव सिंह सरोज नाम से इन्होंने क्या इसकी रचना की थी। और यह अभी रचना क्या है? वर्ण क्रमानुसार है, वर्ण क्रमानुसार है, वर्ण क्रमानुसार। और कौन सी पुस्तक है? गार्ता द तासी की है। ये दो ही लोग हैं जो वर्ण क्रम के अनुसार लिखते हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन क्या करते हैं? काल क्रम के अनुसार लिखते हैं। किस अनुसार से? काल क्रम के अनुसार से लिखते हैं। सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्होंने क्या लिखे थे? सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखे थे। यह वही सुखदेव हैं जो श्याम बिहारी सुखदेव, कृष्ण बिहारी सुखदेव और ये लोग हैं, तीनों लोग क्या हैं? भाई हैं। क्या है? तीनों लोग भाई। इन्हीं लोग को क्या है? मिश्र बंधु भाई या फिर मिश्र बंधु विनोद नाम से बुलाया जाता है। मिश्र बंधुओं के नाम से भी बुलाया जाता है। इनकी रचना, इन लोग की रचना है मिश्र बंधु विनोद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? शुक्ल जी ने किया था, गार्सा द तासी ने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था या शिव सिंह सेंगर ने किया था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गार्सा द तासी ने किया था। मैं यहाँ पे बस देखिए लिखा क्या है कि बस ओनली लिखा है कि इतिहास लेखन, यहाँ पे सच्चे अर्थों में नहीं लिखा है, ओनली लिखा है कि लेखन का शुरुआत किसने, सूत्रपात किसने किया है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, गार्सा द तासी ने किया है, सूत्रपात किया था यानी कि लिखित का। भले इन्होंने वर्ण क्रमानुसार ही किया, लेकिन क्या किया तो सही। और इसके बाद अगर सच्चे अर्थों में पूछ दे तब ग्रियर्सन हो जाएंगे। और ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम क्या है? वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। और यहाँ शुक्ल जी की पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में है। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज है। कब है? 1888, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल में मैं बताया हूँ जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में, जहाँ बिंदी दिख जाए अलंकृत काल, वहाँ किसका नाम लेना है? ऑप्शन है, यानी कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहे थे, रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहे थे, या डॉक्टर नगेंद्र ने कहे थे? बताइए आप लोग। उत्तर मध्यकाल के बारे में पूछा है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, किसने अलंकृत काल कहा था? मिश्र बंधुओं ने। इनके ऊपर भी बिंदी है, इनके ऊपर भी बिंदी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने। शुक्ल जी ने क्या कहा था? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा था। क्या नाम दिया था? रीतिकाल, रीतिकाल नाम दिया था। और डॉक्टर नागेंद्र ने भी यही नाम दिया था। डॉक्टर नागेंद्र ने भी क्या दिया था? रीतिकाल नाम ही दिया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या दिया था? यहाँ पे 3 अक्षर का नाम और ऊपर से आधा है, विश्व में आधा है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? श्रृंगार काल। क्या हो जाएगा? श्रृंगार काल। ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा आप लोग। रमाशंकर शुक्ल ने, रसाल ने क्या नाम दिया था? कला काल नाम दिया था। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? जब भी आप लोग के सामने 693 चाहे लाख हजार करोड़ कुछ भी पूछे, याद रखिएगा पहले विक्रमी संवत में या ईस्वी संवत में। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, परीक्षा हाल में इतना प्रेशर रहता है कि इसका ध्यान ही नहीं आता है, और यहीं से हम लोग से क्या हो जाता है? प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ऑप्शन ए शुक्ल जी हैं, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन सी है राम कुमार वर्मा हैं, या ऑप्शन डी नागेंद्र जी हैं? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? मैं बताया हूँ 2 लोगों ने रीतिकाल नाम दिया है, जस्ट अभी बताया। शुक्ल जी दिए थे, या मिश्र बंधुओं ने दिए थे, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिए थे, या शिव सिंह सेंगर ने दिए थे? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्ल जी ने दिए थे। और कौन दिया था? नागेंद्र जी ने दिए थे। कौन? ऑप्शन ए, शुक्ल इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? शुक्ल इज द राइट आंसर। और कौन दिए थे इनके साथ? नागेंद्र जी भी दिए थे। डॉक्टर नागेंद्र जी भी क्या किए थे? रीतिकाल कहा था। किसको? उत्तर मध्यकाल को। ऐसे याद रखिएगा आप लोग ट्रिक के माध्यम से। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इन्होंने कहा था
यहाँ पे ट्रिक याद है ना, यहाँ पे बिंदी है यानी कि अलंकृत काल। क्या नाम दिया था? अलंकृत काल नाम दिया था, अलंकृत काल। आप लोग बताइए शिव सिंह सेंगर ने क्या नाम दिया था? और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया था? ट्रिक के माध्यम से बताइए। 3 है तो नाम याद है ना, वही जाना पुराना नाम श्रृंगार काल। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? बताइए। 262 की वार्ता है, या इस्तवार दलाल लितरेतुई रेंदुई हिंदुस्तानी है, या 84 की वार्ता है, या कवि माला है? तब तक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि यह किसकी रचना है, यह किसकी रचना है, यह किसकी रचना है, यह किसकी रचना है? बताइए तब तक कमेंट बॉक्स में आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसने यह सारे प्रश्न कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला है। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं यहाँ पे लिखा क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ यहाँ पूछा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ पूछा है। अगर यहीं पे पूछा कि सच्चे अर्थ में पूछ लेता तब तो वहाँ पे वर्नाक्यूलर ऑफ लिटरेचर हिंदुस्तान ग्रियर्सन जी का हो जाता, लेकिन यहाँ पे बस ओनली दिया है प्रथम ग्रंथ कौन सा है। सिंपल सा प्यारा सा साधारण सा प्रश्न पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्तवार दलाल लितरेतुई रेंदुई हिंदुस्तानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह फिर यह किसकी रचना है? यह जो है गारसादर तासी की है। किसकी रचना है? गारसादर तासी की है। और यह क्या वर्ण क्रमानुसार लिखा गया है, याद है ना आप लोग को। 252 यहाँ पे कितना है? 252 की वार्ता किसने लिखा है? इसको लिखा है गोकुलनाथ ने। किसने? गोस्वामी गोकुलनाथ ने। किसने? गोस्वामी गोकुलनाथ ने। और क्या है? 284 यहाँ पे क्या 84 की वार्ता वहीं सेम है। 252 वहाँ पे बस ओनली है, यहाँ पे 84 है। दोनों क्या बैसड़ोन की वार्ता है, तो रचनाकार एक ही हो जाएंगे, गोकुलनाथ। क्या हो जाएंगे? गोकुलनाथ। कवि माला के रचनाकार कौन है? कवि माला के रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। कौन है? उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। इसका जो रचनाकाल वर्ष कब है? 779। बढ़ते चले जाइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेख किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? बताइए। यहाँ पे मैं बताया हूँ कल के गणपति चंद्र गुप्त का नाम आया तो आपको क्या करना है? जहाँ पे गणपति भगवान आए हैं वहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, यानी कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने क्या किया? लिखा है। क्या लिखा है? मैं लिख दे रहा हूँ, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या नाम दिए? वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक जानते हैं, मैं बता ही चुका हूँ, मानते नहीं थे। गणेश जी से क्या थे? बहुत नटखट थे, मानते नहीं थे जब तक अपना कार्य सिद्ध न कर लेते थे। क्योंकि एक बार शिव जी कहे थे ना पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए इनसे और इनके भाई से, तो गणेश जी क्या किए थे? बहुत चतुराई के साथ दोनों लोग अपने माता पिता का चक्कर लगा के कहें कि यहीं मेरी दुनिया है, और जीत लिए। बात तो क्या हुए? जीत लिए। तो क्या है? वैज्ञानिक तौर पर यानी सूझबूझ के साथ कार्य करते थे। तो क्या है? वैज्ञानिक इतिहास। नाम याद रखिएगा आप लोग। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर किए थे। दूसरा ऑप्शन है पश्चिम के किसी सिद्धांत के विशेष के आधार पर। या तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से। या चौथा है किसी आदर्श के अनुकरण करके। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब वैज्ञानिक से आप लोग जानते हैं कि वो लोग क्या स्वतंत्र होते हैं, तटस्थ होते हैं, संतुलित होते हैं। जब तक सब कुछ जान पहचान न ले तब तक कुछ किसी भी उत्तर पे नहीं जाते हैं। तो इसलिए क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि से क्या सही है? हिंदी कविता संबंध ज्ञान को संकलित करती है, या युग की प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करते हैं, परिस्थितियों को, या फिर परंपरा के महत्व को प्रतिष्ठित करते हैं, या आर्थिक परिस्थिति के संदर्भ में साहित्य का विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युग की परिस्थिति। मैं बताया हूँ कि युग की प्रवृत्ति, युग की परिस्थिति से ही क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या करते थे? अपने इतिहास ग्रंथ को लिखते थे। यानी युग की परिस्थिति आ जाए, युग की प्रवृत्ति आ जाए, तो यहीं पे आप लोग ट्रिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? बताइए। रीतिकाल गलत है, मध्यकाल गलत है, आदिकाल गलत है, या संक्रांति काल गलत है? बताइए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक पूछा है, ऐतिहासिक काल। जैसे आप ही लोग के बारे में पूछ देता कि आप लोग को बचपन का नाम क्या है, तो उस समय देखते हैं ना नाम लोग कितना टेढ़ा बना कर रख देते हैं। ऐसे कुछ यहाँ पे भी माजरा चल रहा है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
इसका सही जवाब हो जाएगा रीतिकाल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं संक्रांति काल बता रहे हैं, लेकिन इसका क्या होगा, रीतिकाल इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐतिहासिकता की दृष्टि से पूछा है, तो ऐतिहासिकता की दृष्टि पे एक तो आदिकाल हो रहेगा, एक मध्यकाल रहेगा और एक संक्रांति काल रहेगा। मध्यकाल में भी कौन से रहते हैं, 2 रहते हैं, एक तो उत्तर रहता है, क्या नाम है, सॉरी, उत्तर मध्यकाल, और एक रहता है पूर्व मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल और एक रहता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल इसी को तो कहते हैं, इसको कहते हैं भक्तिकाल, इसको कहते हैं रीतिकाल। इसको कहते हैं भक्तिकाल, इसको कहते हैं रीतिकाल। इसी का नामकरण तो ये लोग सारे लोग मिलके कर रहे हैं, भक्तिकाल रीतिकाल का नामकरण। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं को इस विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया। यहाँ पे आ गया विशेष प्रवृत्ति आ गया, याद रखिएगा आप लोग, मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी है शुक्ल जी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ, जहाँ भी आ जाए युग की प्रवृत्ति परिस्थिति वहाँ पे शुक्ल जी इज द राइट आंसर। कहाँ गए शुक्ल जी, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग बताइए तब तक। रामकुमार वर्मा के बारे में 1-2 पॉइंट लिखिए कमेंट बॉक्स में, नगेंद्र जी के बारे में 1-2 पॉइंट लिखिए, पुस्तक का इनाम लिख दीजिए, रचना का इनाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। आप लोग क्रिया करिए, तभी आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा याद होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो साथियों, आज का सफ़र हम लोग का यहीं तक रहा। कल मैं फिर से एक नए जोश, उत्साह, उमंग के साथ नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला मैं चला रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाने दूंगा। इतना कि तो मैं प्रण ले चुका हूँ। तो अपने आर के सर को आज के लिए बस इतना इजाज़त दीजिए साथियों। धन्यवाद।